बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में चाहत फ़तेह अली ख़ान बनने की चाहत ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि थोड़े दिन पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक ख़िताब फरमाया था और उसको PMLN का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर सिर्फ 88 लोग देख रहे थे, 88 लोग। यानी नवाज़ शरीफ के ऊपर ये वक्त भी आना था। चाहत फ़तेह अली ख़ान की एक झलक आती है सिर्फ और उसे लाखों लोग देख लेते हैं। तो पाकिस्तानी सियासत का चाहत फ़तेह अली ख़ान भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब नहीं बचे। देखिए किस्मत कैसा खेल खेलती है। 3 मरतबा जो शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना, जिसका भाई 2 मरतबा वज़ीर आज़म बना, जिसने अपने भतीजे को और बेटी को भी वज़ीर आला बनाया सबसे बड़े सूबे का, जिसने इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ बैठ के अपने भाई को 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब बनाया, वो जो इतने बड़े स्टेचर का एक सियासतदान था, उसकी डीलों ने और उसकी सियासी तिजारत ने उसको वहाँ पहुँचा दिया कि आज वो चाहत फ़तेह अली ख़ान का मुकाबला नहीं कर पा रहा। चाहत फ़तेह अली ख़ान की वीडियो जो है वो मिलियंस में जा रही है, लाखों में जा रही है, जबकि नवाज़ शरीफ की वीडियो अगर उनके अपने ख़ानदान के लोगों को मैं गिनना शुरू करूं तो वहाँ पे भी वो पूरे लोग उस वीडियो को नहीं देख रहे। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। और ये बदकिस्मती नवाज़ शरीफ साहब ने खुद चुनी है। यानी ऐसा नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब शुरू से ऐसे थे। उन्हें बार बार इस कौम ने मौका दिया, बार बार उनको ट्राई किया, लेकिन वो बज़िद हैं कि वो सियासत के चाहत फ़तेह अली ख़ान भी नहीं बन के रहना चाहते। यानी वो बदोबदी चाहत फ़तेह अली ख़ान का हिट हो जाता है और नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जो बदोबदी लाई गई वो हिट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि चाहत फ़तेह अली ख़ान चाहे बदोबदी आए चाहे जैसे भी आए, वो नवाज़ शरीफ साहब से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कम से कम लोगों को इंटरटेन तो कर रहा है ना। तो मियाँ साहब ने तो लोगों से हमेशा छीना है, हमेशा उनका हक छीना है। अब जितना जुल्म मियाँ नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तानियों के ऊपर करवाया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना जुल्म मियाँ नवाज़ शरीफ ने पिछले 2 सालों में पाकिस्तानियों पर करवाया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर नहीं मिलती। और इतना जुल्म करने के बावजूद मियाँ साहब आज कहाँ खड़े हैं, इसका मियाँ साहब को ख़ुद भी आइडिया है और वो जानते हैं कि एक्चुअली ज़मीन से उनके पाँव उखड़ चुके हैं और सियासत में अब उनके पास कुछ बाकी नहीं बचा। जिन लोगों के पास बचा है वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, मकबूल भी हो रहे हैं, अवाम में इज़्ज़त भी पा रहे हैं और तकालीफ भी उठा रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में बड़ी तफसील से बताया था। एजाज़ चौधरी साहब के बारे में मैं कई मरतबा बता चुका हूँ। मैंने आपको उमर चीमा साहब के बारे में बताया कि वो इमरान खान का एक वफ़ादार साथी और वफ़ादारी की सज़ा काट रहा है। हालांकि वो कोई मुजरिम नहीं है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, लेकिन उमर चीमा लगातार सज़ा काट रहा है और सरेंडर नहीं कर रहा, हार नहीं मान रहा। इसी तरह मियाँ महमूद रशीद साहब जो हैं, उनकी जेल में अब तबीयत दोबारा ख़राब है। देखें, जब मैं अभी कैंप जेल में दोबारा मुझे पकड़ लिया इलेक्शन के बाद, क्योंकि मुझे बहुत धमकियां भी आई थी, मना भी किया गया था, मैंने जब बात नहीं मानी तो होना तो वही था, मुझे दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले मेरे ऊपर एक करप्शन का केस बनाया गया, वो मेरे वालिद पे भी बना दिया गया। मेरे जो पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट, वो भी सील हैं। ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मेरे बैंक अकाउंट भी सील हैं और बगैर किसी वजह के सील हैं। मैंने जब बात की FBR से तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल हम आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। साफ कहते हैं, वो कहते हैं लेकिन आप हमारे पास बैठें, खाना खाएं, जूस पिएं। FBR के ऑफिसर्स कहते हैं सर जो आप चाहते हैं आपकी खिदमत करने को हम तैयार हैं, लेकिन हम इस मामले में बेबस हैं, इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा सख्ती से कहा गया है कि इमरान रियाज को परेशान करना है। तो सर हम आपको परेशान कर रहे हैं, आप अदालत में जाएँ, वहाँ से जाकर रिलीफ लें। बार बार अदालतों में जाता हूँ, अब ये मामला भी अदालत में अब लेकर जाऊँगा मैं। तो जहाँ तक मैं आपसे बात कर रहा था महमूद रशीद साहब की, मैं जब दोबारा पकड़ा गया और कैंप जेल में मुझे बंद किया गया तो वहाँ मुझे पता चला कि मियाँ महमूद रशीद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मेरे और उनके सेल के बीच में एक दीवार थी, वो काफ़ी ऊंची दीवार थी। एक दिन मैंने वहाँ से खड़े होकर काफ़ी आवाज़ें दी मियाँ महमूद रशीद साहब को कि मैं उनकी तबीयत का पता करूँ। तो उनकी जब मुझे वापस आवाज़ आई ना, तो मुझे उनकी आवाज़ में वो जान नहीं लगी मियाँ साहब की। फिर क्योंकि मुझे वो बार बार डॉक्टर आते थे, दिन में 3 दफ़ा मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते थे, पता नहीं उनका SOP है क्या है, वो चेक करके जाते थे। फिर वो पता नहीं क्या था उनका, कोई डॉक्टर आते थे मेरे पास, हालांकि मैंने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे कोई प्रॉब्लम है।
तो मैंने उनसे पूछा, जो अमले के लोग थे उनसे मैंने कहा कि जी मियाँ साहब, तो मुझे बताया कि वो काफ़ी बीमार हैं, उनको बड़ी सीवियर इन्फेक्शन भी हुई है, उनको इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो जब से आए हैं तब से ही बीमार हैं, मुझे ये बताया गया। फिर एक दिन मैं जेल में एक तरफ मूव कर रहा था, सामने से मियाँ महमूद रशीद साहब आ रहे थे, मुझे को मुलाकात के लिए लेकर जा रहे थे वकला से। तो तब मैंने मिलकर उनसे रुककर बात की, तो मैंने महसूस किया कि वो काफ़ी बीमारी की वजह से परेशान है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे थे। अब वो भी कोलैप्स हो गए, अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है। इस वक्त लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जून का महीना है और ये सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया हुआ है, और अचानक उनको तकलीफ़ हुई, और ये वही इन्फेक्शन वाला मामला ही मुझे लगता है, क्योंकि उनके पेट में बहुत शदीद दर्द हुई है। फिर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और CT स्कैन भी किया, डॉक्टर ने टेस्ट भी लिए, और यानी ज़राए ने बताया कि कल सुबह महमूद रशीद साहब के अपेंडिक्स का ऑपरेशन प्रोफेसर यासीन रफ़ी करेंगे। तो ये महमूद रशीद साहब कंटिन्यूसली मुख्तलिफ़ चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और ये लोग इज़्ज़त पा रहे हैं, या इनको इज़्ज़त मिल रही है, या इंटरटेनमेंट के ज़रिए से एक और बंदा इज़्ज़त पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कमाई हुई इज़्ज़त थी पूरी ज़िंदगी की, उसको ख़राब किया है सिर्फ इक़्तिदार की लालच में। कादी फ़ायद ईसा साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बहुत खुलकर बोल रही है। रऊफ़ हसन साहब जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस बारे में स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कादी फ़ायद ईसा जब से चीफ जस्टिस बने हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा रऊफ़ हसन, उन्होंने कहा कि इंसाफ पहले भी नहीं मिलता था, लेकिन अब तो हमारी पटिशन देखी ही नहीं जा रही। कोर कमेटी ने कहा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा हमारे केसेस में ना बैठें। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा को ख़ुद हमारे केसेस से अलग हो जाना चाहिए था। हम समझते हैं जजेस का किसी वजह से बेंचेस से अलग होना अच्छी रवायत नहीं है, लेकिन कादी साहब को हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे केसेस के अंदर हमारी पार्टी ये लगातार समझती है, और कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं भी, उनकी शिकायत कुछ जायज़ भी लगती हैं। फिर उन्होंने कहा बदकिस्मती से जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं इसमें जानबदारी नज़र आ रही है। केसेस में जानबदारी नज़र आना हमारे मुतालबे को तक़वियत देता है। इद्दत केस में जज को पहले दरख्वास्त की गई थी कि केस से अलग हों। जज ने इद्दत केस से अलग होने से इनकार कर दिया था। जिस दिन इद्दत केस का फ़ैसला आना था उसी दिन जज अलग हो गए। हमें पता था कि इद्दत केस का मेरिट पर क्या फ़ैसला होना है, वो पूरे पाकिस्तान को भी पता कि मेरिट पर का फ़ैसला क्या आना है। तो रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि सियासी तौर पे, उसूली तौर पे सियासी मामलात में अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत को भी अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। फिर उनका ट्वीट के मुतालिक हमें नोटिस मिल गया और 11 बजे तलब किया गया। बिल्कुल जाएंगे। और FI का कहना है कि वीडियो से मुख्तलिफ खदशात ने जन्म लिया है। पार्टी में राय है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना मिलने का इम्कान है। पार्टी में राय है हमें अपना मुकदमा पेश करने के लिए हर फोरम इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास सबसे मजबूत फोरम इस वक्त सोशल मीडिया का है। बानी PTI ने हदायत की है कि हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मामले को प्रमोट करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि माजी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं। इमरान खान ने ट्वीट पर पोस्ट होने वाला मवाद खुद नहीं देखा। ट्वीट पोस्ट होने के बाद मेरी इमरान खान से मुलाकात अभी तक नहीं हुई, ये जी तर्जुमान बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी लीगल कमेटी के पास वीडियो वाला मामला है, आज उसका इनपुट आ जाएगा। यानी कल के दिन में उन्होंने कहा था इनपुट आएगा, रात गए तक शायद किसी वक्त आ जाए, तो वो भी आपके सामने अगले वीलॉग में आ जाएगा। लीगल कमेटी की राय के बाद फैसला किया जाएगा कि ट्वीट को डिलीट करना या नहीं करना। ये अभी मामला पेंडिंग था। एक और नाज़रीन बड़ा इशू जो है वो खड़ा हो गया है, और वो इशू IMF और हुकूमत पाकिस्तान के बीच में खड़ा हुआ है। IMF की जो असेसमेंट है, मुझे भी लगता है थोड़ा ओवर एस्टीमेट कर रहा है वो डॉलर को, और पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कदर को बहुत नीचे गिराकर वो देख रहा है IMF। माजी में भी वो ये करता रहा है, लेकिन ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोनों ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में इजाफा होगा पाकिस्तान में। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अगर इमरान खान साहब कह देते ना कि 3 रुपये डॉलर बढ़ जाएगा 3 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 साल बाद, तो भूचाल आ जाना था। लेकिन इस वक्त की हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है कि जो डॉलर है उसकी कीमत 16% गिरेगी। ये वो कह रहे हैं IMF वाले, और वो ये कह रहे हैं कि आप अपना जो माली बजट है उसके अंदर जो डॉलर को फिक्स कर रहे हैं उसको आप मुकर्रर करें 328 रुपये और 40 पैसे पे, यानी 325 रुपये से ऊपर डॉलर की कीमत जाएगी IMF के मुताबिक।
जबकि पाकिस्तान कह रहा है नहीं नहीं 295 रुपये तक जाएगी, 3.5% तक गिरावट मज़ीद रुपए की कदर में होगी। अब एक तरफ IMF है वो कह रहा है जी 328 रुपये 40 पैसे, पाकिस्तान कह रहा है नहीं 295 रुपये। इस वक्त जो है वो डॉलर 278 रुपये का है, यानी दोनों ये कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ने वाली है पाकिस्तान में। तो इस बात पे तो कंसेंसस है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी इसमें एक इख्तलाफ है। तो ये जो उम्मीदें की जा रही थी कि कहीं डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर की कीमत नीचे चली जाएगी, जैसा कि डार साहब के आने के ऊपर बड़ी बगलें बजाई गई थी, तो वो डॉलर की कीमत नीचे जाती हुई तो अब दिखाई फ़िलहाल नहीं दे रही। नजम सेठी साहब ने एक मरतबा फिर मार्शल का इशारा दिया है। देखें वो बार बार मार्शल क्यों कहते हैं, इसको आप समझिए, क्योंकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत का फंदा अपने गले से उतारना चाहते हैं। जो बजट आएगा इसके ऊपर वो दुर्गत बनेगी और आने वाले दिनों में PMLN की सियासत की वो तबाहकारी होने वाली है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकेगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि शिकंजे को हुकूमत के अपने गले से उतारना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत हमारी रहे, वफाकी हुकूमत हमारी ख़त्म हो जाए, चाहे मार्शल लॉ ही लग जाए, चाहे कोई इमरजेंसी लग जाए, चाहे कोई आर्जी सेटअप आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी जान छूटनी चाहिए। अब उसमें नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट दिया मार्शल लॉ को लेकर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने जेल से बैठकर जो स्ट्रेटजी बनाई है हिकमत अमली वो कामयाब हो चुकी है। ये सबको तस्लीम कर लेना चाहिए। सिर्फ कामयाब नहीं हुई बल्कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पे डाल दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सारे ही तस्लीम करेंगे। इमरान खान का जो एहतजाज का प्लान है गड़बड़ हो रही है, ये नजम सेठी का कहना है, और गड़बड़ होने जा रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, और एक बार फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगने का खदशा जाहिर कर दिया। अब अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो मैंने थोड़े दिन पहले आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि बड़ा डिफ़िकल्ट होगा मार्शल लॉ लगाना, लेकिन ये लग भी सकता है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है, क्या वो इसकी यानी मार्शल लॉ लग गया फिर तो सब ख़त्म ही हो गया ना, आईनी मुअत्तल हो गया आपका। एमरजेंसी अगर लगती है तो उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ना माने, असम्बलियाँ उसकी तौसीह ना करें, उसको जाके अदालत में चैलेंज कर दिया जाए, वहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो एमरजेंसी के तो मामलात और हैं, लेकिन अगर मार्शल लॉ ही लग जाता है तो आइन मुअत्तल हो जाता है, हर चीज़ कंट्रोल में आ जाती है, तो फिर मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर ये किस तरफ जाएगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिर सियासी जमातें क्या तहरीक चलाएंगी इस बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इसके बड़े दूररस नताइज और असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि 4 डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब अगर एक मरतबा फिर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ आ जाता है तो पाकिस्तान को दोबारा से नुकसान होगा। इंडिया में नाज़रीन इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई धांधली की शिकायत होती नहीं है। वजह यह है कि वहाँ पे EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, उसके ऊपर वो अपना वोट डालते हैं और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी जल्दी आ जाता है। तो कोई भी ये नहीं कहता कि धांधली हुई है। हाँ, वहाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि पैसे का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, वहाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि गलत नारे लगाए गए, वहाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि इलेक्शन कवानीन की धांधलियाँ, धज्जियाँ उड़ाई गई, वहाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि फ़ंडिंग कैसे इकट्ठी की गई, वहाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया गया। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे वोट मुझे पड़े थे वो उसके लिए गिने गए हैं, ये कोई नहीं कहता, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मौजूद है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपने दौरे हुकूमत में ले आती और वो राइज हो जाती तो कम से कम ये ना होता जो आज इस मुल्क में हो रहा है। बहरहाल भारतीय इंतखाबात में जो TV एग्जिट पोल है उसमें मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की जो पेशन गोई है वो आ गई है, और तमाम लोग ये बता रहे हैं, भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी सर्वे कंपनीज़ हैं वो ये बता रही हैं, जो TV चैनल्स हैं उन्होंने पोल करवाए हैं वो भी ये बता रहे हैं, सोशल मीडिया के जो पोल्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उनको भारतीय जनता पार्टी BJP उनको अक्सरियत मिलने का इम्कान है, और उनका जो इत्तेहाद है वो ये इलेक्शन जीत जाएगा और वो हुकूमत बनाने में तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी का भारत का तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनना, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। क्यों नरेंद्र मोदी भारत की सियासत में कामयाब हुए, ये बड़े सवालात हैं और इनके बड़े सादा जवाब हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के लिए चाहे बहुत बुरा हो, अक़लियतों को चाहे परेशान करता हो, लेकिन वो भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर गुज़रा जिसका भारत के लोगों को और वहाँ की रियासत को फ़ायदा हुआ है। वो वहाँ का बहुत पॉपुलर लीडर है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, और जो कौम परस्त
भारतीय हैं वो नरेंद्र मोदी को अपना वाहिद लीडर इस वक्त तस्लीम करते हैं। उसने अपना हर कार्ड बड़े तरीके से इस्तेमाल किया, कभी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन जीतने जा रहा है। अमेरिका जंगबंदी करवाना चाहता है अब, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन आ रहा है। बाइडन जो है वो हर हाल में चाहता है कि अमेरिकन इलेक्शन से पहले जो गज़ा वाला मामला है वो उसके गले से निकल जाए, क्योंकि बाइडन की गर्दन उसमें फंस गई है, अमेरिकन नाराज़ हैं। तो अब वो जंगबंदी की जो तजावीज़ दे रहे हैं उसके ऊपर अगर इसराइल अमल करता है तो ये इसराइल की मौजूदा हुकूमत है नेतन्याहू की, उस हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो इत्तेहाद छोड़ने की धमकी देते हैं और फिर नेतन्याहू की हुकूमत गिर सकती है। तो नेतन्याहू के लिए भी एक अजीब सूरत पैदा हो गई है। दूसरी जानिब इसका नुकसान होने की बजाय, फ़लस्तीन को नुकसान तो बहुत हुआ ना, देखिए 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। हेल्प करने वाले वर्कर्स शहीद हो चुके हैं, वो भूखे हैं, परेशान हैं, उनके घर टूट गए हैं, बहुत बुरी सूरत हाल में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत बुरी सूरत हाल में। लेकिन कुछ ममालिक ने उनको अब तस्लीम भी किया है जो पहले तस्लीम नहीं करते थे। तो ये यूरोपीय ममालिक हैं। तो फ़लस्तीनी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके साथ जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इससे बड़ी दहशतगर्दी और तो कोई हो नहीं सकती जितना जुल्म उनके साथ हुआ है। अब इस जंग को हर हाल में रोक देना चाहिए। मुसलमान ममालिक को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और सबको आगे बढ़ के इस जंग को रोकना चाहिए। पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल हो सकता है, लेकिन क्या हम सब मुसलमान मुल्क, ख़ुसूसन पाकिस्तान, अपना किरदार अदा कर रहा है? इस सवाल के साथ अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।